चैंपियंस ट्रॉफी अपने इख्तिताम पे है। एक मैच रह गया है, दो फाइनलिस्ट हमें मिल चुके हैं। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का मैच होगा दुबई में। और आज का जो मैच था दूसरा सेमीफाइनल न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का, काफ़ी बात हो रही थी इस मैच के बारे में। काफ़ी अच्छी टीमें थी दोनों। बट आई थिंक न्यूजीलैंड ने जिस तरह से स्टार्ट कर दिया था ना, और उन्होंने जो टारगेट सेट कर दिया था, उसके बाद काफ़ी हद तक डिसाइड हो चुका था कि बहुत मुश्किल है। और ये टूर्नामेंट के शुरू से हम बात कर रहे थे कि न्यूजीलैंड जितनी सेटल टीम है ना, उतनी टीम कोई भी नहीं है। ये तो बाद में हमें लगना शुरू हुआ कि इंडिया बहुत स्ट्रांग टीम है। बट आई थिंक मैं अगर बात करूँ ना फील्डिंग की, बॉलिंग की, बैटिंग की, सो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड ना सबसे सेटल टीम अभी भी है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उनकी फास्ट बॉलिंग ज़बरदस्त है। स्पिनर्स की अगर बात करें, ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। बैटर्स की अगर बात करें तो सब स्कोर कर रहे हैं। और आज उन्होंने एक फिर दोबारा झलक अपनी दिखा दी है। उनके मेन बैट्समैन उन्होंने स्कोर किए हैं। और इसी तरह इंडिया की बात करें तो इंडिया की थोड़ी सी जो कमी नजर आती है वो फास्ट बॉलिंग में नजर आती है। स्पिनर्स उनके बहुत अच्छे हैं, जो कि आई थिंक 40 ओवर उन्होंने करने होते हैं। बट ओवरऑल अगर कॉम्बिनेशन की बात करें ना, तो वो मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो पहले सेमीफाइनल में विकेट काफी बेहतर बनाई गई थी, जो बैट्समैनों को सूट कर रही थी। अब वहां पे फास्ट बॉलर्स इफेक्टिव हो सकते थे। सो स्पिनर्स इफेक्टिव तो थे, लेकिन फास्ट बॉलर्स भी हो सकते थे। सो इसी तरह अगर पूरा कॉम्बिनेशन अगर देखें ना, तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड बेहतर टीम थी। और मुझे लग रहा था शुरू से कि ये फाइनल में ये तो जाएगी। और दूसरी टीम भी मुझे लगता था कि ग्रुप ए से जाएगी। वो पाकिस्तान भी हो सकती थी, वो इंडिया भी हो सकती थी। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा था कि पाकिस्तान आगे जाएगी। उसकी वजह एक ये थी कि मुझे था कि होम कंडीशंस है और पाकिस्तान को वो चीज़ सूट करेगी। और दुबई में ही पाकिस्तान खेला हुआ है, तो वो भी पाकिस्तान को सूट कर सकता है। लेकिन वैसा हुआ नहीं है। लेकिन दूसरी टीम जो थी, वो जो इंपॉर्टेंट मैच बना ना, वो पाकिस्तान और इंडिया का बना कि जो टीम वो मैच जीती वो आगे जा सकती थी। इसके बारे में मैं पहले बात कर चुका था। और आई थिंक इसी तरह नजर आ रहा था। उसकी सबसे बड़ी वजह कंडीशंस थी। और दूसरी स्ट्रेंथ जो है ना इंडियन टीम की, वो आई थिंक हम सबको पता है। और इसी तरह अगर पाकिस्तान आगे जाती तो मुझे था कि पाकिस्तान भी फाइनल खेलेगी न्यूजीलैंड के साथ और शायद जीत भी जाएगी। लेकिन न्यूजीलैंड फिर भी थोड़ा सा मुझे लगता था कि बैलेंस उसका बहुत बेहतर है। ओवरऑल अगर देखें तो दूसरे ग्रुप की अगर बात करें तो उसमें हर टीम में कुछ ना कुछ कमी नजर आती थी, सिवाय साउथ अफ्रीका की। ऑन द पेपर मैं बात कर रहा हूँ। मतलब ऑन द पेपर ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत वीक लग रही थी। बट ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से परफॉर्म किया था राउंड मैचेस में, बहुत जबरदस्त था। इवन फाइनल में भी उन्होंने कुछ गलतियां की, लेकिन अगर शायद उनकी बॉलिंग काफी बेहतर होती, फील्डिंग उन्होंने जिस तरह से की थी पहले सेमीफाइनल में, वो भी उनसे उम्मीद नहीं थी। सो कुछ चीजें ऐसी हुई कि जिसकी वजह से आई थिंक ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल हार गया। और इंडिया की बॉलिंग अगर बात करें स्पिनर्स की, सो वो 40 ओवर उन्होंने करने थे। और वो 40 ओवर बॉलर वो नहीं है कि जो विकेट सिर्फ लेते हैं, वो ऐसे बॉलर हैं जो आपको हिलने भी नहीं देते। सो आई थिंक वो उनकी तो बात भी ठीक है ना कि ओवरऑल कॉम्बिनेशन उनका बेहतर है। लेकिन न्यूजीलैंड का मुझे लगता है कि सबसे बेहतर है। और ये दो सबसे बेहतर टीमें फाइनल खेलेंगी। और सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब वो फाइनल दुबई में होगा। और वो थोड़ा सा एडवांटेज फिर शायद मैं कहूंगा फिर भी बराबरी में है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ वो क्यों। क्योंकि एक मैच अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड खेल के आया है और न्यूजीलैंड वो मैच हारा था। बट वो उनसे सीखे बहुत ज्यादा होंगे उस मैच से। और ये गलतियां बार बार करते नहीं है। सो मैं उस मैच को आई थिंक, अगर मैं रेट करूँ तो मुझे लगता है 50-50 होगा। और अच्छा मैच होगा, मुझे ये लगता है बेसिकली। और कॉम्बिनेशन वाइज अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड बहुत बेहतर है। अभी आज के मैच की अगर बात करें तो स्कोर कार्ड मैं आपको बताता हूँ पहले आज हुआ क्या है। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की, टॉस जीता। और विलियम साहब जो थे उनके ओपनर थे, उनके साथ रचिन रविंद्र थे। रचिन रविंद्र उन्होंने 108 रन बनाए 101 बॉलों में। 106 का स्ट्राइक रेट, एक छक्का 13 चौके उन्होंने लगाए। विलियम जल्दी आउट हो गए थे, 21 उन्होंने रन बनाए, 3 चौके उन्होंने लगाए थे। उसके बाद केन विलियमसन ने 102 रन बनाए 94 बॉलों पे, 108 का स्ट्राइक रेट। तो शुरू से वो आई थिंक जो रिदम था वो उनके साथ था, मोमेंटम उनके साथ था। तो वो आई थिंक वो कोई ऐसा मसला नहीं था कि मतलब विकेट भी ऐसी ही थी। और यहाँ पे अगर आप 350 कर दोगे, 350 प्लस कर दोगे, तो फिर चेज करना कोई इतना आसान है नहीं। और जितनी बैलेंस टीम न्यूजीलैंड की है तो बहुत मुश्किल है। उसके बाद डैरिल मिचेल ने नीचे आके 49 किए। टॉम लैथम जल्दी आउट हो गए थे। ग्लेन फिलिप्स ने नीचे से आके 49 नॉट आउट किए 27 बॉलों पे। एक छक्का 6 चौके लगाए उन्होंने। मिचेल ब्रेसवेल माइकल ब्रेसवेल ने 16 रन बनाए 12 बॉलों में। मिचेल सेंटनर वो 2 रन बना के एक क्रीज पे थे। सो इसी तरह 362 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर न्यूजीलैंड ने। सो उस वक्त काफी हद तक डिसाइड हो गया था कि अब
बहुत डिफिकल्ट है। इवन शायद उससे भी पहले जब न्यूजीलैंड टॉस जीता था, क्योंकि चेज करना कोई बड़ा टारगेट कोई इतना इजी होता नहीं है। और उसके बाद अगर साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की बात करें तो मार्को यानसन ने 10 ओवरों में 79 रन, कोई आउट नहीं किया। बहुत महंगे साबित हुए वो। और तकरीबन 80 रन उन्होंने दिए। लुंगी गिडी ने 10 ओवरों में 72 रन, 3 आउट किए उन्होंने। कगिसो रबाडा ने 10 ओवरों में 70 रन, 2 आउट। मुल्डन ने 6 ओवरों में 48 रन, 1 आउट। केशव महाराज ने 10 ओवरों में 65 रन, कोई आउट नहीं किया। एडन मार्गरम ने 4 ओवरों में 23 रन, कोई आउट नहीं किया। सो ये सूरत हाल थी न्यूजीलैंड की पहली इनिंग की। उसके बाद अगर देखें तो दूसरी इनिंग अगर देखें तो उसमें अच्छा, साउथ अफ्रीका का भी स्टार्ट डिसेंट ही था, मतलब काफी 20-25 ओवर तक वो साथ साथ ही चल रहे थे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि चले पहले मैं आपको स्कोर कार्ड बताता हूँ। रिकिल्टन 17 रन बना के आउट हुआ। टेम्पा बबूमा 56 रन बना के आउट हुआ। 71 बॉलों में उन्होंने रन बनाए, 69 रन बनाए थे रसी वंडरडूसन ने। सो आई थिंक यहाँ पे ना मोमेंटम इनके पास ही था। अब वहां पे जब बबूमा और वंडरडूसन आउट हुए ना दोनों, और सेंटन ने आउट किया, वो उस वक्त क्या बॉलिंग कर रहा था वो उस वक्त, जबरदस्त बॉलिंग। और क्या, मेरे ख्याल से इससे बेहतर लेफ्ट आर्म बॉलर नहीं है इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में। बहुत जबरदस्त है। आई थिंक इसका कंट्रोल जितना जबरदस्त है ना, बहुत जबरदस्त है। एडन मार्करम 31 रन बना के आउट हुए। क्लासन जल्दी आउट हो गए थे। वहां से मोमेंटम आई थिंक फिर चला गया था। उसके बाद मिलर थे। अब मिलर भी मतलब वो लेके तो चलते रहे, बट वो एंड तक खड़े रहे। अब उन्होंने 100 नॉट आउट पे वो खड़े थे 67 बॉलों पे, 10 चौके 4 छक्के उन्होंने लगाए। बट उस वक्त मैच निकल चुका था हाथ से। मतलब अब 3 ओवर पहले, अब ये जो इन्होंने आखिरी आई थिंक 40-50 रन इन्होंने बनाए हैं खुद, ये आखिरी 3-4 ओवरों में बनाए हैं। मतलब उससे पहले कोई चांस ही नहीं था। सो 10 ओवरों में आई थिंक 140 रन की जरूरत थी। 2 विकेटें रहती थी आई थिंक, रबाडा के साथ ही खड़े हुए थे। तो उस वक्त मैच निकल चुका था हाथ से, क्योंकि वो जब वो 2 विकेटें गिरी थी ना बबूमा और वंडरडूसन की, मोमेंटम उस वक्त जा चुका था। फिर उसके बाद उन्होंने डॉट बॉल्स करना शुरू की। मोमेंटम खींच लिया था न्यूजीलैंड ने अपनी तरफ। बाद में क्लासन भी आउट हो गया, फिर चांस और कम हो गए। फिर उसके बाद मिलर एंड तक तो कराड़ा पर 100 भी किया उसने नीचे से आके। बट आई थिंक मैच निकल चुका था हाथ से, और 312 रन बनाए। तकरीबन 50 रन की डिफीट है। और न्यूजीलैंड की अगर बॉलिंग की बात करें तो मैट हेनरी ने 7 ओवरों में 43 रन किए और 2 आउट किए। अब ये फील्डिंग करते हुए एक दफा गिरे थे, इनके कंधे पे थोड़ा सा हुआ था पेन। सो मुझे था कि ये बाहर ना हो जाए इंजरी की वजह से, लेकिन आई थिंक अभी बाद में ग्राउंड पे वो थे, उन्होंने बॉलिंग भी की बाद में। काइल जेमिसन ने 7 ओवरों में 57 रन दिए, एक मेडन किया, पहला ओवर मेडन किया था आई थिंक इन्होंने। और विलो रॉक ने 8 ओवरों में 69 रन किए। ये आज थोड़े से महंगे साबित हुए, थोड़े से तो नहीं यार, काफी महंगे साबित हुए। लेकिन आई थिंक उनका बैलेंस ओवरऑल अगर देखें तो ठीक ही था, मतलब किसी को तो मार पड़नी थी। सो इनको पड़ी। माइकल ब्रेसवेल ने 10 ओवरों में 53 रन, 1 आउट किया। मिचेल सेंटनर ने 3 आउट किए, 43 रन दिए 10 ओवरों में। और इसको आखिरी ओवर में मार पड़ी थी। आखिरी ओवर में मार पड़ी थी, एक ओवर इसका और बुरा गया था, वरना इसने फिनिश करना था 30-35 में, इससे भी कम पे शायद। बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहा था। और उसके बाद अगर देखें तो रचिन रविंद्र 5 ओवरों में 20 रन, 1 आउट किया। ग्लेन फिलिप्स ने 3 ओवरों में 22 रन, हाँ 27 रन, 2 आउट किए। और अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे फिर जब मोमेंटम चला गया था ना इनके हाथ से, तो फिर इन्होंने ट्राई करना शुरू कर दिया था रचिन रविंद्र को, फिलिप्स को, ताकि इनको अब जरूरत है आगे। मतलब दुबई में इन्होंने खेलना है, तो इन्होंने अपनी ऑप्शंस ट्राई करनी शुरू की थी, जो कि आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो एक इंटरेस्टिंग मेरे लिए चीज ये है कि आगे ये करेंगे क्या। मेरे ख्याल से हमें देखना पड़ेगा इनके बेंच में क्या है। इनका अगर न्यूजीलैंड का अगर बेंच देखें तो न्यूजीलैंड का अगर हम बेंच देख सकें, यहाँ पे अभी हम शायद नहीं देख सकते, बट आई थिंक है, फिर उसमें बात करेंगे। अब यहाँ पे मुझे ये देखना कि आगे ये 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे कि 3 के साथ ही जाएंगे। इनको देखना पड़ेगा, क्योंकि इनको बैटिंग वहां पे जाके बेहतर करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा।
और वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इंडिया की बॉलिंग आई थिंक बहुत ज़बरदस्त है। और स्पिनर्स की मैं बात कर रहा हूँ, और आई थिंक इनको बड़े ज़बरदस्त तरीके से इनको गलतियां नहीं करनी, जो कि ये टीम करती ही कम है। और मेरे ख्याल से अगर मैं इंडिया की तरफ से सोचूं ना, तो इंडिया सोचता होगा कि हमारे लिए बेहतर ये है कि साउथ अफ्रीका आए, ना कि न्यूजीलैंड आए, क्योंकि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया ये टीमें ऐसी हैं जो गलतियां नहीं करती ज़्यादा। सो आई थिंक मुझे लगता है कि 50-50 का मुकाबला होगा। स्पिनर्स उनके बेहतर हैं, बैलेंस कॉम्बिनेशन इनका मुझे बहुत बेहतर लगता है न्यूजीलैंड का, गलतियां ये कम करते हैं वो गलतियां। सो आई थिंक ओवरऑल मेरे ख्याल से मजा आएगा। और पाकिस्तान आई थिंक आज लाहौर में मैच था। सो एक चीज फिर वही हो गई कि फाइनल फिर पाकिस्तान से बाहर हुआ, अगर इंडिया ना पहुंची तो पाकिस्तान में होता। सो बस ये सूरत हाल थी। आगे बात करेंगे, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट में हो रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये फाइनल हो जाए तो फिर उसके बाद देखेंगे क्या ऐसी चीज़ें जिन पर बात की जा सकती है। वो जो है, क्या नाम है उनका, न्यूजीलैंड के जो कोच हैं यार, माइक हैसन नाम है उनका मेरे ख्याल से। उनका यूट्यूब चैनल है वो, आई थिंक उनको मैं आजकल देख रहा हूँ। उनकी 2-3 वीडियोज आई हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। और उन चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं, वो सेम चीज़ें हम बात कर चुके हुए हैं। और आज उन्होंने बात की थी सलमान आगा की कप्तानी के बारे में कि क्या वो कर सकते हैं। और उसमें कुछ उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि वो आएगा तो वो ये कर देगा। हमारा कोई कोच होता ना तो आगे ये कहता बहुत जबरदस्त कैप्टन है, वो ये कर देगा वो कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होता। उसने कहा सिस्टम सपोर्ट करेगा तो सिंपल सी बात है, चीजें ठीक होंगी। सिस्टम कप्तान को सपोर्ट नहीं करेगा, जिसको मर्जी उठा के ले आए तो कुछ भी नहीं होगा। और ये उन्होंने शायद इस वजह से बनाई थी क्योंकि वो इस्लामाबाद के कोच थे पिछले साल। और सलमान इस्लामाबाद से खेलते हैं, सलमान और शादाब। सो आई थिंक अभी एक और बात हो रही है कि शादाब को लाने की कोशिश की जा रही है, जो कि आई थिंक लग भी रहा है थोड़ा सा, कि एट द एंड शादाब को कैप्टन बनाया जाएगा, सकलैन मुश्ताक कोच होंगे। ये बातें इस तरह की हो रही हैं। ये बातें किसी हद तक ठीक भी होती हैं। मतलब ये पूरी तरह से हम कह नहीं सकते कि ये ऐसा होता नहीं है। ये किसी हद तक ठीक भी होती हैं ये बातें, कि हम इतने अजीब से फैसले होते हैं। मतलब जिस तरह अभी स्क्वाड अनाउंस हुआ था, हसनैन बाहर क्यों हुआ है, मुझे मेरी समझ से बाहर है वो, कि वो आपने उसको पहले स्क्वाड में डाला, उसको आपने कोई मैच नहीं खिलाया, अब वो बाहर क्यों हुआ है, समझ से बाहर ना चीजें, तो वो लॉजिक बैठते नहीं है ये चीजों पे। खैर उस पर डिटेल में बात करेंगे बाद में, ये चैंपियंस ट्रॉफी का जरा फाइनल हो ले तो फिर उसके बाद बात करेंगे। अभी आई थिंक 2-3 दिन का ब्रेक भी होगा साथ, तो फिर आई थिंक बात करेंगे। और फिर आपसे मुलाकात होती है।